हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। यस, सो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स जो होंगे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड होंगे, टेंसेस वर्ब्स पर बेस्ड होंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे ईडियम्स हम देखेंगे, है ना। कोहेसिव डिवाइसेस जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस सेशन में हम कवर करेंगे हमेशा की तरह। ओके, चलिए, तो क्या सारे स्टूडेंट्स रेडी है? आई होप सारे स्टूडेंट्स रेडी है, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या आता है हमारे सामने। यस, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। रूल द रूस्ट, और यहाँ पर इस मुहावरे का आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है, इस इडियम का मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। To make all the decisions, to be prosperous but generous, to frequently pick a quarrel, या to blindly follow others। और शायद हमने इसे पढ़ा भी है ना, रूल द रूस्ट। जैसे मैंने कहा, इन माई फैमिली माई ग्रैंडफादर रूल्स द रूस्ट, इसका मतलब है ना ऐसा पर्सन जो सारे डिसीजन लेता हो, है ना। होता है ना कि जैसे फैमिली में सबसे जो बड़ा होता है, सबसे जो बुजुर्ग होता है, तो वही सारे फैसले लेता है। जो भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो उसे कहा जाता है भाई ही और शी रूल्स द रोस्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। प्रॉस्परस बट जेनरस, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है लेकिन फिर भी वो बहुत जेनरस है, पोलाइट है, उदार है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। टू फ्रिक्वेंटली पिक अ क्वारल, हमेशा लड़ते झगड़ते रहना किसी से भी, ये भी गलत हो जाएगा। एंड टू ब्लाइंडली फॉलो अदर्स, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस हियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई सॉ हिम यस्टरडे, इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना है क्या होगा। और कई बार हम लोग इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आई सॉ हिम यस्टरडे। I saw him yesterday. So you have been seen yesterday. You had been seen yesterday by me. I was sorry, he was seen या you were being, है ना। सिंपल सा रूल है। और भाई ये रूल क्या कहता है कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, है ना, तो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आना विदाउट हेल्पिंग वर्ब, किसी सहायक क्रिया के बिना। मतलब यहाँ पर देखो, ना तो इज है, ना तो एम है, आर वॉज वर कुछ भी नहीं है, अकेला वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं वॉज या वर के साथ V3 में, ठीक है। तो एक्टिव में अगर सिंपल पास्ट है तो पैसिव में वॉज या वर के साथ V3 का यूज किया जाता है। तो मतलब कि यहाँ हमने देखा कि भाई सॉ है, सॉ मतलब V2 है, तो मतलब वॉज या वर के साथ V3 का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो हैव का कोई रोल ही नहीं है इस फॉर्मूले में, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यू हैड बीन, हैड अगेन, यहाँ पर बिल्कुल जरूरी नहीं है, रूल में है ही नहीं, है ना। सिंपल पास्ट होता है तो भाई वॉज वर के साथ V3। और अगर ये वाले फॉर्मूले में दिया हुआ था तो हम एक्टिव वॉइस में करने के लिए देखते हैं कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ है ना। इसके साथ कोई भी सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव कुछ नहीं आएगी, ठीक है, एक्टिव में। पैसिव में सिर्फ वॉज या वर के साथ V3, ठीक है। एक इंसान होगा तो वॉज आएगा, एक से ज्यादा होगा तो वर आएगा, ओके। तो ही वॉज सीन बाय मी यस्टरडे होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। वॉज आया है और V3 आया है, क्योंकि आई सॉ हिम बोला जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। एंड यू वर बिंग, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज सीन बाय मी यस्टरडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ आई वर यू आई डैश लिसन टू योर पेरेंट्स। इफ आई वर यू आई डैश लिसन टू योर पेरेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारी आधी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाती है। अब बोला ही गया है भाई कि कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस है तो सबसे पहले देख लो कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वर्ब का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम में, ऑप्शंस बहुत अच्छे से देखने हैं। If I were you, I dash listen to your parents.
इफ आई वर यू आई डैश लिसन टू योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए इफ के साथ क्या दिया हुआ है, इफ के साथ V2 दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इफ क्लॉज के साथ अगर V2 आया है, V2 मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस है ना। सिंपल पास्ट टेंस का क्या फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बिना किसी सहायक क्रिया के, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं होता। तो इफ के साथ अगर V2 आया है तो हमारा जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज में वुड प्लस V1 का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कि इफ के साथ V2 आया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड प्लस V1। V1 तो दिया हुआ है, मतलब जरूरत किसकी है, जरूरत हमें वुड की है, मतलब आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। अच्छा, ये सेकंड कंडीशनल क्लॉज यूज कहाँ पर किया जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है, इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी कंडीशन। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये सारे रूल्स लागू करता, है ना, मैं एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाता, ठीक है। अगर मैं मिस वर्ल्ड होती तो मैं फॉरेन टूर पर जाती, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब हम इमेजिन करते, जिसे हम कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, तो भाई जब वो ख्याली पुलाव पकाते ना, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, मुझे अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो मैं एक बंगलो खरीद लूँ, मैं एक कार खरीद लूँ, मर्सिडीज खरीद लूँ, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं सेकंड कंडीशनल क्लॉज का, जिसकी कंडीशन ये होती है इफ के साथ अगर V2 होगा तो वुड के साथ V1 का फर्स्ट फॉर्म आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही इज हेल्पिंग हिज मदर। तो इस क्वेश्चन को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, ही इज हेल्पिंग हिज मदर। ही इज हेल्पिंग हिज मदर। यस, तो यहां पर हमने देखा इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है ना। मतलब कि हमारा रूल क्या कहता है, जब भी इज, एम या आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, तो तब पैसिव वॉइस में करने का रूल क्या होगा, इज, एम, आर, ठीक है। सेम यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना होता है सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आती ही आती है, ठीक है। तो भाई देखो इज, एम, आर ये तो आएंगे ही आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में होती है, बिना V3 के पैसिव हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पर हमें बी की आईएनजी फॉर्म लगानी होगी, जो कि क्या होती है, बिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिंग। क्लियर है। सो ये है इसका रूल पैसिव करने का। अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हमारा सेंटेंस होता, मतलब इज, एम, आर की जगह पर वॉज वर होता, है ना, वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो सेम फॉर्मूला होता, बस यहां पर इसकी जगह क्या आता, वॉज वर आ जाता, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेम ही होता है, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ये प्रेजेंट फॉर्म होती है ना, ये सिर्फ हम वर्तमान काल में यूज करते हैं। पास्ट होता है तो इनका पास्ट क्या हो जाता है, वॉज या वर, ठीक है। अगर ही है, शी है तो उसके साथ इज यूज करते, आई के साथ एम यूज करते हैं, और अगर दे है, वी है, या एक से ज्यादा लोग हैं तब हम आर यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार इनमें से कोई एक यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, मदर इज हेल्पिंग, सॉरी ही इज हेल्पिंग हिज मदर, तो मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, बिल्कुल सही जा रहा है। ही का हिम हो गया, मदर यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगी, इज बीइंग V3, ठीक है। इज हेल्प्ड नहीं होगा, इज बीइंग हेल्प, हिज मदर, चलो भाई ये भी मुझे लग रहा है, हिज मदर, इज आया, बीइंग आया, हेल्प्ड बाय हिम ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो मुझे अभी तक तो 2 सही लग रहे हैं, है ना। ऐसे ही आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। हिज मदर हैज, देखो हैज की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस रूल में ही हैज नहीं है। अब मुझे 2 सही लग रहे हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हुई भाई, गड़बड़ यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो जो सब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा हिज मदर, हिज मदर है तो हिज मदर ही होगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ मदर लिखा हुआ है तो गलत हुआ, ठीक है। हमारा क्या होता है जब हम एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो ये टेंस तो चेंज करते ही करते हैं, साथ में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेता है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ही का हिम हो गया और हिज मदर यहाँ आ जाएगा, तो ये हिज मदर सही होगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ये गलत। क्यों गलत भाई, क्योंकि सिर्फ मदर है, मदर नहीं, हिज मदर होना चाहिए। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन,
टू कॉल इट अ डे, इसका मीनिंग बताएंगे, मुहावरा है बहुत अच्छा। टू कॉल इट अ डे, to stop doing something, to grieve over, to surrender, to enjoy the day. यस क्या लग रहा है? टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे है ना, जैसे दिन भर से आप वही काम कर रहे हो यार, थक गए हो, तो मैंने कहा भाई लेट्स कॉल इट अ डे, है ना। सपोज हम लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई सुबह से लेके शाम तक, है ना, काम हो गया बहुत ज्यादा, तो हमने शाम को कहा भाई लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब काम वाम आप सब बंद करते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या? लेट्स कॉल इट अ डे, या फिर टू कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो आप उसको स्टॉप कर देना, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे बहुत समय से कर रहे हो, थक चुके हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। While he was in the military, he regularly wrote to me। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, ठीक है, कौन से टेंस में, कौन से काल में ये सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट है, या पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस सेंटेंस का हमें काल पहचानना है। While he was in the military, he regularly wrote to me। तो जब वो मिलिट्री में था वो मुझे रेगुलरली लिखता था, खत लिखता था, मेल करता था, जो भी है। तो यहाँ भी देखो भाई वॉज आया है, यहाँ भी देखो V2 आया है ना, तो ये भी R का V2 है ना, और ये भी V2 है, और सिर्फ V2 आता है, तो मतलब जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल पास्ट टेंस का है, और सिंपल पास्ट टेंस को ही हम पास्ट इंडेफिनाइट कहते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर सिंपल पास्ट टेंस भी लिखा है, या फिर पास्ट इंडेफिनाइट सिंपल की जगह इंडेफिनाइट भी लिखा है, उसका मतलब ही सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 आता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ V2 है, मतलब पास्ट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट, है ना, इंडेफिनाइट की जगह सिंपल भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इसका क्या होता है भाई, या तो V1 या तो V5 होता है सेंटेंस में, है ना, जैसे राम गोज टू स्कूल तो गोज हो जाएगा, है ना, आई गो टू स्कूल, आई टीच एवरी डे तो टीच गो V1 हो जाएगा। तो या तो V1 या तो V5 अकेली आएंगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है भाई? इसमें आता है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब मिसिंग है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट किया, तो जैसे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, या फिर जिसे नरेशन भी कहते हैं, सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आपको ऐसे डायरेक्टली सेंटेंसेस में 4 ऑप्शंस नहीं है, जैसे एक्टिव वॉइस टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कर रहे हैं, वैसा नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में है, लेकिन ऐसे फिल इन द ब्लैंक है, कुछ चीजें, कभी टेंस को मिस कर देते हैं, कभी टेंस के वहां पर ब्लैंक होता है, कभी रिपोर्टिंग वर्ब के वहां पर ब्लैंक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैटर्न में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको पूछा जा रहा है। सो शिबा इज वेरी काइंड टू एनिमल्स सेड लीना, है ना, लीना ने कहा कि भाई शिबा बहुत काइंड है एनिमल्स के प्रति। सो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? लीना डैश दैट शिबा वॉज वेरी काइंड टू एनिमल्स। तो भाई
सेड है यहाँ पे, मतलब ये पास्ट टेंस है, और अगर ये पास्ट है तो भाई ये इसी की बात यहाँ पे की जा रही है ना। तो टेल्स तो प्रेजेंट हो गया, सेज तो प्रेजेंट हो गया, है ना। तो ये तो प्रेजेंट तो होंगे नहीं भाई, पास्ट है तो पास्ट का ही आएगा, या तो सेड है तो सेड ही आ जाएगा, या टोल्ड, या फिर सेंटेंस पर डिपेंड होता है क्या आना है ना। तो ये तो प्रेजेंट हुआ। अब टोल्ड अस, हमें उसने बताया, तो भाई बिल्कुल है ना कि लीना ने हमें बताया था कि शिवा बहुत काइंड है टूवर्ड्स एनिमल, ठीक है। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, और भाई ये देम किसे, यहाँ देम की तो कोई बात ही नहीं मतलब हो रही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम ये अस मतलब हमें बताया, तो यहाँ पर भाई लीना ने बताया, अब किसको बताया नहीं पता, है ना, तो हम अस या कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, मीट वंस वाटरलू, बहुत अच्छा इडियम है, और इसका मीनिंग बताएंगे क्या होगा, टू मीट वंस वाटरलू। यस, मीट वंस वाटरलू मतलब क्या होता है भाई, टू मीट वंस फाइनल एंड, है ना, या फिर इसका मतलब होता है टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड, है ना, बुरी तरीके से हार जाना, ठीक है, उसे कहा जाता है क्या, मीट वंस वाटरलू। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन, दिस इज बीइंग टॉट बाय हर, और इसका हमें बताना है, अगर एक्टिव में है तो पैसिव में, पैसिव में है तो एक्टिव बताएंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि ये पैसिव में है या एक्टिव में है ना, तभी तो हम फॉर्मूला डिसाइड करेंगे भाई कि ये फॉर्मूला है, पैसिव का है तो एक्टिव में करेंगे, एक्टिव का है तो पैसिव में करेंगे। यस, क्या लग रहा है, दिस इज बीइंग टॉट बाय हर। यस, तो बिल्कुल अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था अभी, जब इज एम और आर, है ना, एम यहाँ लिख देते हैं, तो इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो इसका पैसिव करने का रूल यही होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो एक्टिव से पैसिव करने का ये रूल होता है। अब हमने देखा यहाँ पर इज आया, बीइंग आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब ये पैसिव दिया हुआ है, इज आया, बीइंग आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ठीक है। तो मतलब एक्टिव करने का रूल ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो तीनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब हमारा हर सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब शी, तो शी के साथ हम इज लगा देंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो शी हैज की कोई गुंजाइश नहीं है, फॉर्मूले में तो है ही नहीं, विल भी नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, तो आंखें बंद करके भी आप ऐसे आंसर दे सकते हो, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। देखो इज आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, शी इज टीचिंग दिस, है ना। और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हर, वो क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट बन गया। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा सेड टू मी आई एम हैप्पी टू सी यू। चलिए इसका बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, डायरेक्टली हमें कोई पर्सन कुछ बोलता है ना, तो डायरेक्टली भाई अरुणा ने सपोज मुझसे कहा, है ना, अरुणा सेड टू मी तो मुझसे कहा।
अब मुझे जो बात बोली अरुणा ने, वो बात मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगी, है ना। तो अरुणा ने मुझे क्या कहा था, आई एम हैप्पी टू सी यू, भाई उसने मुझे कहा कि मैं तुमको देख के बहुत खुश हुई। अब मैं अपने शब्दों में बताऊंगी तो क्या कहूंगी कि भाई अरुणा ने मुझसे कहा था, है ना, कि अरुणा, उसने तो मुझसे कहा था मैं खुश हूं, मैं मतलब अरुणा, तो भाई अरुणा खुश हुई किसे देखकर, मुझे देखकर, है ना। तो यहाँ पर ये मुझे हो जाएगा और ये किसका भाई, ये अरुणा के लिए है, और ये वाला किसके अनुसार, ये इस मी के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी कई बार आप आंसर्स ला सकते हो। तो इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में हमें कोई कुछ बोलता है या किसी को कोई कुछ बोलता है, फिर वो अपने शब्दों में जब आगे वाले को बताता है तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। तो अरुणा सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा, सभी में टोल्ड है ना। तो अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, है ना। तो दो तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, या तो प्रोनाउन देख लो कहां पर गलत दिए हुए हैं, है ना, प्रोनाउन के बेसिस पर, या तो मैंने बताया था जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हर टेंस को उसके पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा एम आया है अकेला, मतलब ये V1 है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, V2 हो जाएगा, है ना। तो इसका V2 क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, तो वॉज कर देंगे। अब ये इज, एम और आर, ये तीनों कब यूज करते हैं भाई, ये तीनों हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इज आ गया तो ये तो होगा नहीं, ये भी इज आ गया, ये भी नहीं होगा, मतलब हटाई दो इनको ऑप्शन से। अब यहाँ पर बोला जा रहा है अरुणा टोल्ड मी दैट शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, दोनों में वॉज आया है, ठीक है यार। अब प्रोनाउन के बेस पर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट, है ना, कि भाई कौन शी हैप्पी है, किसे देखकर, मुझे देखकर, है ना। उसने मुझे कहा, मेरे शब्दों में मैं बताऊंगी, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगी तुमको देखकर, उसने मुझसे कहा था कि वो खुश थी मुझे देखकर, तो मुझे मतलब क्या हो जाएगा, टू सी मी हो जाएगा, यू का कन्वर्जन, है ना, यू का कन्वर्जन मी के हिसाब से मी हो जाएगा, ये हट जाएगा ऑप्शन से। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मार्क है, ये जो सिंबल है, ये है ना, इसे क्या कहा जाता है बताएंगे। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आए हैं और मैंने पंक्चुएशन मार्क्स आपको पढ़ाए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या सेमीकोलन। यस, एक्सक्लेमेशन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क तो ये होता है, फुल स्टॉप तो एक स्टॉप जो लगाते हैं, सेमीकोलन ये हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन, ईडियम दिया हुआ है अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसका मीनिंग हमें बताना है क्या होगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अ मैन ऑफ लेटर्स, एन एजुकेटेड मैन, एन इंटेलिजेंट पर्सन, अ लिटरेरी पर्सन या फिर पोस्टमैन। अ मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स अल्फाबेट्स, है ना, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। तो ऐसा पर्सन जो कि कैसा होता है भाई, एजुकेटेड पर्सन नहीं कह सकते, इंटेलिजेंट भी नहीं, अ लिटरेरी पर्सन बिल्कुल सही, है ना। लिटरेरी पर्सन मतलब लिटरेचर से संबंधित, है ना, जिसे लिटरेचर का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उसे कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आई वॉज वेटिंग डैश 2 hours, आई वॉज वेटिंग डैश 2 hours, तो यहाँ बताएंगे क्या होगा आंसर। प्रपोजिशन लगाना है करेक्ट। आई वॉज वेटिंग सिंस 2 hours, फ्रॉम 2 hours, फॉर 2 hours, 2 hours, ये क्या है, ये पीरियड है टाइम का, है ना। भाई कितने समय से, है ना, मतलब कि भाई कितने घंटों से वेट कर रहे हो, टाइम पीरियड की बात की जा रही है।
और जब भी बात करेंगे टाइम पीरियड की तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, है ना। फॉर 2 आवर्स बोल सकते हो आप, और क्या कह सकते हो, फॉर 2 वीक्स कह सकते हो, 2 घंटों के लिए कह सकते हो, फॉर 2 मंथ्स कह सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई आप कितने दिन से पढ़ रहे हो, है ना, कितने दिन से, तो किसी ने कहा मैम मैं 2 घंटे से अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, मैम मुझे पढ़ते पढ़ते 2 हफ्ते हो गए, है ना। कोई बोलेगा मैम मैं 2 महीनों से, कोई बोलेगा मैं 2 सालों से। तो टाइम पीरियड जब पूछा जाएगा, टाइम पीरियड की बात होगी तब फॉर लगाओगे, ठीक है, तो फॉर हो जाएगा। फ्रॉम तो मतलब से होता है, ठीक है, एट तो नहीं होगा, सिंस भी नहीं होगा। सिंस कब क्या बताता है, सिंस हमें बताता है कब से। अगर मैंने कहा कितने दिनों से तो फॉर लगाओगे, मैंने कहा कब से तो कब से मतलब मंडे से, 2005 से, है ना, सितंबर से, दिसंबर से, ठीक है, किसी डेट से, तब आप सिंस लगाओगे। ओके, चलिए, सो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर है। नेक्स्ट, योर पर्स वोंट गेट स्टोलन अनलेस यू डैश केयरफुल। तो डायरेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, अगर डायरेक्शन पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। Your purse won't get stolen unless you dash careful. Your purse won't get डैश स्टोलन अनलेस, है ना। तो कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस पर करवा चुकी हूँ, है ना। अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट, है ना, इफ, एज सुन एज, ये सारे वर्ड्स भी कंडीशनल वर्ड्स कहलाते हैं। कंडीशन लगा देते हैं ना कि भाई आपका पर्स चोरी नहीं होगा जब तक, है ना, मतलब अगर आप उसे क्या नहीं रखेंगे भाई, केयरफुली नहीं रखेंगे, है ना, जब तक आप केयरफुल नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आपका पर्स चोरी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे वोंट मतलब क्या होता है, वोंट मतलब विल नॉट का शॉर्टकट है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो विल के साथ देखो ये V1 आ गया, है ना, तो विल के साथ V1 आ जाता है, तो यहां पर ये जो कंडीशनल वर्ड्स होते हैं इनके बाद हम क्या लगाते हैं, इनके बाद हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ है भाई, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, नहीं है, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योर पर्स विल नॉट गेट स्टोलन अनलेस यू आर केयरफुल। आपका पर्स चोरी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको भाई सावधान रहना पड़ेगा ना, तो आर हो जाएगा। तो एक क्लॉज फ्यूचर में होता है, और ये जो कंडीशनल वर्ड्स होंगे अनलेस, अनटिल, रिपीट कर रही हूँ, प्रोवाइडेड दैट, एज सुन एज, इफ, ठीक है, जो कंडीशन लगा देते कि भाई चोरी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, है ना। तो कंडीशन लग गई भाई, सावधान रहना पड़ेगा, तो उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, या तो V1 या तो V5 सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर यू है, तो यू के साथ तो हम क्या यूज करते हैं, V1, यू टॉक, यू वॉक, यू ईट, यू जंप, है ना। अगर ही या शी रहता तो ही ईट्स, शी ईट्स, इस तरीके से, तो V5 लग जाता। यहाँ आंसर आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सिंबल इज कॉल्ड। ये जो सिंबल होता है भाई डैश, इसे क्या कहते हैं, है ना, छोटा सा जो एक डैश होता है, हम लोग डैश भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताओ, एग्जैक्टली ये डैश होता नहीं है, तो बताना है, इसे कोलन कहेंगे, सेमी कोलन, कॉमा कहेंगे, या हाइफन कहेंगे। क्या कहेंगे, यस बिल्कुल सही, हाइफन, है ना। दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस डैश प्रेसिडेंट, है ना, मतलब ये हाइफन का यूज करते हैं। कॉमा ये होता है, सेमीकोलन ये होता है, कोलन ये होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन, अगेन कंडीशनल सेंटेंस है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का ये पार्ट है, तो आना ही आना है क्वेश्चन, है ना, चांसेस बहुत ज्यादा है।
So if I dash money, I would have bought this car. If I dash money, I would have bought this car. So if I have had या had या फिर have. क्या लग रहा है? मेन क्लॉज में अगर आ रहा है वुड हैव प्लस V3, है ना। देखो जिन बच्चों ने इसकी थियरी क्लास की है, मैंने थियरी करवाई थी, फिर इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे, उन्हें याद हो चुका है, बट नए बच्चों के लिए बताना होता है, ठीक है। तो ये मेन क्लॉज है, तो इफ क्लॉज में क्या होना चाहिए भाई? इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 आता है ना। तो इफ क्लॉज में अगर हैड प्लस V3 होता है तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने पहचाना कैसे कि भाई कंडीशनल क्लॉज है, सबसे पहले तो ये इफ आ गया है ना, और यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 हमें दिख गया, तो वुड हैव प्लस V3 मतलब मेन क्लॉज है ये। और ये जो इफ होता है ना, ये इफ वाला जो पार्ट होता है कॉमा के पहले वाला, इसे इफ क्लॉज कहते हैं। तो मेन क्लॉज अगर इस फॉर्म में है वुड हैव प्लस V3 में, जो कि दिया हुआ है, तो मेन क्लॉज हैड प्लस V3, थर्ड कंडीशनल क्लॉज इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इफ आई हैड प्लस V3 होगा क्या? बिल्कुल होगा, है ना। तो हैड प्लस V3, देखो हैव प्लस V3 हो गया, हैड प्लस V3 होना चाहिए भाई, पहले हैड आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होगा तो ये गलत हो जाएगा। हैड है, V3 नहीं है, हैव तो होगा ही नहीं होगा, मतलब आंसर यही होगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैम ये हैड ये क्या होता है? ये भी होता है ना। ये हैड एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और दूसरी जो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पर V3 का काम कर रहा है, ठीक है। तो हैड होता है, ओके। तो ये एक सहायक क्रिया का काम और ये मुख्य क्रिया का काम। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ आई हैड नोन दैट यू वर कमिंग आई डैश अ केक। अगेन फिर से सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, थर्ड कंडीशनल क्लॉज पर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। तो फटाफट बता दो आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला वाला अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया सेम वही रूल है ना। चलो तो बताएंगे। वहां क्या था? वहां मेन क्लॉज दिया था, इफ में ब्लैंक था, यहाँ इफ दिया हुआ है, मेन क्लॉज में ब्लैंक है, ठीक है। तो सेम रूल लगाएंगे भाई। हैड के साथ V3 आया हुआ है ना, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर होगा वुड हैव प्लस V3, राइट। तो वुड हैव प्लस V3 बिल्कुल सही, बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। इफ ही फॉरगॉट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। यस, तो बताएंगे क्या होगा आंसर। अगेन कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। सेकंड कंडीशनल क्लॉज है ये, अभी हमने देखा था, है ना, बात की थी ना इमेजिनरी सेंटेंसेस, ख्याली पुलाव, तो बिल्कुल वही वाला। तो इसकी कंडीशन क्या होती है ना। थर्ड कंडीशन में अभी जो हमने पढ़े दो क्वेश्चन, वो हैड प्लस V3 होता है तो वुड हैव प्लस V3 होता है ना। सेकंड कंडीशनल में हैड प्लस V3 नहीं होता है, सिर्फ V2 होता है, और यहाँ मेन क्लॉज में वुड प्लस V1 होना चाहिए, ठीक है। तो बता दो भाई, देखो इफ क्लॉज में दिया, इफ क्लॉज जो है ये वाला है, तो इफ क्लॉज में देखो V2 आया है भाई, आया है, आगे क्या होना चाहिए? वुड प्लस V1, V1 दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, तो आएगा क्या? वुड आएगा ऑलरेडी। इस पर भी बेस्ड ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन, कोहेसिव डिवाइस हमें फिल करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The rhino in Africa is threatened with extinction. Dash many species of gorilla all are also endangered. Extinction मतलब होता है विलुप्त हो जाना, है ना, विलुप्त होने की कगार पर। और ये भी भाई एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कम कम होते जा रही है ना, ये भी खतरे में, इनकी भी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कम होते जा रही है। तो यहाँ पर एक तरफ राइनो की बात की जा रही है ना, ये भी एक एनिमल है,
और दूसरी तरफ बोला जा रहा है भाई राइनो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, विलुप्त, और गोरिल्ला की भी जो बहुत सारी स्पेशीज है, प्रजातियां हैं, वो कम कम होते जा रही है। तो जैसा ये हो रहा है वैसा ही हाल यहाँ पर भी हो रहा है, इस एनिमल का भी हो रहा है। तो मतलब कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज ए रिजल्ट, है ना, फलस्वरूप बिल्कुल नहीं। नेवरथलेस मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब कि के बावजूद, अगेन गलत है। सिमिलरली बिल्कुल होगा, है ना, जैसे राइनो का हाल हो रहा है वैसा ही भाई बिल्कुल गोरिल्ला का भी हो रहा है, मतलब सिमिलरली हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, सिमिलरली मतलब समान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू ड्राइव होम, और मीनिंग बताना है इस मुहावरे का क्या होगा। टू ड्राइव होम, टू फाइंड वंस रूट्स, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, या फिर टू एम्फसाइज। टू ड्राइव होम, है ना, अब ड्राइव करके घर जाना, वापिस लौटना, ऐसा नहीं है। कई सारे ईडियम्स, है ना, कई बार मैं बताती हूँ, कई सारे ईडियम्स को देख के ही समझ में आता है, जैसे दिखते हैं ना वैसा ही मीनिंग होता है, जैसे हमें लगता है कि ये ऐसा होगा, बिल्कुल वही होता है। लेकिन कई सारे ईडियम्स का ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो हमें दिख रहा है टू ड्राइव होम, है ना, तो भाई ऐसा कहीं लौटना बिल्कुल नहीं, अपने रूट्स फाइंड करना, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, नो, यहाँ आंसर होगा एम्फसाइज करना, है ना, किसी बात को हाईलाइट करना, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे मुझे कोई चीज समझानी है तो बार बार मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ, है ना, ताकि वो आपको समझ जाए, तो उसे कहा जाता है किसी चीज को एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना, उस पर जोर डालना, फोकस करना, वो होता है टू ड्राइव होम। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन, वी डैश विजिट दैट म्यूजियम बिफोर आर लास्ट ट्रिप लास्ट समर। उस म्यूजियम में हम नहीं गए हैं भाई, ये जो हमारी ट्रिप थी उससे पहले हम उस म्यूजियम में कभी नहीं गए हैं, ठीक है। कोई एक्शन जो पास्ट में नहीं हुई है, भूतकाल में नहीं हुई है, तो यही बात की जा रही है, बताएंगे क्या होगा आंसर। हैवेंट होगा क्या, नहीं होगा, देखो हैव हैज हम प्रेजेंट में लगाते हैं, है ना, तो ये तो हटा दो। हैड नॉट, अब हैड नॉट अगर हैड आता है ना, तो हैड के बाद V3 आती है भाई, यहाँ तो V1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसको देख के भाई आप क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर 2 लगा दोगे, है ना। डिडंट मतलब डिड नॉट का ये कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म है, तो जा आउच, चलो कोई बात नहीं। सो डिड के बाद हमेशा हम V1 का यूज करते हैं, है ना, और जब भी हैड आता है या फिर हैज हैव आता है तो V3 आता है ना, तो हैड आ जाए चाहे हैज आ जाए चाहे हैव आ जाए, सभी के बाद हम V3 का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। तो डिड के बाद V1 और हैड हैज हैव के बाद V3, तो यहाँ देख लो भाई ये तो V1 दिया हुआ है, मतलब ऑफ कोर्स हमारा डिड ही आएगा, ये सारे जो है ये तो बिल्कुल नहीं आना है। तो ऐसे भी देख के आप इसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरा कभी ऐसा ना आए, ऐसी हिंट ना समझ में आए, तो टेंस देख लो सेंटेंस का कि भाई हम कभी वहां नहीं गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, Which of these brackets is also called parenthesis in American English? चलिए बताएंगे क्या होगा, इनमें से कौन से को हम कहते हैं पैरेंथेसिस, है ना, कौन सा ब्रैकेट है या फिर कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जिसे पैरेंथेसिस भी कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए बता देते हैं भाई, राउंड ब्रैकेट्स, है ना, राउंड ये जो ब्रैकेट होते हैं ना इसे कहा जाता है, स्क्वायर वाला तो ये होता है, ठीक है, ब्रेसेस तो ये वाला होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, तो यहां पर हमें बताना है कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट,
मैं ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट ले चुकी हूं, तो हैव के साथ V3 है ना, चाहे हैव के साथ आ जाए चाहे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, मतलब वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर है, ठीक है। और अगर हैज हैव ना होते हुए हैड आ जाए तो हैड के साथ V3 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में या तो V1 या तो V5 आएगा, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है भाई, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की ing आएगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन, द पुअर डैश ह्यूमिलिएटेड, बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। द पुअर डैश ह्यूमिलिएटेड, इज वॉज हैज बीन या आर। ऑलरेडी हमने इसे किया हुआ है ना, तो आई थिंक ये किसी एग्जाम में 22 या 23 में आया हुआ है, तो मैंने इस पर कई सारी चीजें करवाई हैं और अभी एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। द पुअर डैश ह्यूमिलिएटेड, इज वॉज हैज बीन या आर। द पुअर, अब यहाँ पर द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, ठीक है, गरीब लोग। अगर मैंने कहा द रिच, देखो वैसे तो ये जो पुअर है, गरीब है, रिच है, ये सारे विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव। विशेषण का क्या काम करता है, विशेषता बताने की। किसकी विशेषता, किसी संज्ञा की, किसी नाउन की, है ना। मैंने कहा राम इज पुअर बॉय, है ना, तो राम इज पुअर बॉय मतलब ये बॉय कैसा है भाई, पुअर है, तो बॉय संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। या फिर मैंने कहा करण इज ए रिच मैन, तो भाई मैन कैसा है या करण कैसा है, रिच है। तो ये तो विशेषण होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसी की विशेषता नहीं बता रहे, है ना। तो जब ये रिच है, पुअर है, एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देते हैं, है ना। जैसे द ओल्ड, तो ओल्ड भी एडजेक्टिव है लेकिन उसके पहले द लगा दो, द ओल्ड मतलब हो जाता है ओल्ड पीपल, बुजुर्ग इंसान, है ना। द यंग मतलब जितने भी यंग लोग हैं। तो इसीलिए जब इन एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देते हैं तो वो उनकी पूरी की पूरी प्रजाति, पूरी की पूरी कैटेगरी को डिनोट करता है। तो द पुअर मतलब पुअर पीपल, पूरे के पूरे पुअर लोग, है ना, उनकी पूरी कैटेगरी। तो इसलिए ये प्लूरल हुआ, है ना। तो प्लूरल हुआ, तो यहाँ पर भाई सिंगुलर वर्ब आएगी क्या, नहीं आएगी। यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। तो मतलब ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग, और इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना है, क्या होगा। द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तो बहुत सारे हमने अभी एग्जाम्पल देखे, तो वहां मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस था, मैंने कहा सेम रूल होगा, बस प्रेजेंट में इजएमआर आते हैं वर्ब्स, है ना, प्रेजेंट फॉर्म आती है वर्ब्स की। यहाँ पर पास्ट इजएमआर की जगह वॉज वर लगाते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस में अगर हमारा रूल है वॉज या वर, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, अगर एक इंसान है तो वॉज, एक से ज्यादा है तो वर, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो सेम वहां पर भी यही काम किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, सिर्फ वहां पे चेंज किया था, ये वहां पे इजएमआर आती है तो यहाँ पे भी इजएमआर आएगी, बाकी रूल तो वही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस का। सो और कल्चर हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और हमारा मीनिंग जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो देख लो भाई, ये देखो ये है तो वॉज वर के साथ बीइंग प्लस V3, तो यहाँ पर वॉज आया क्या, ठीक है, यहाँ पे वॉज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वॉज आ रहा है। अब यहाँ ये हैड आ रहा है तो इसको हमने पहले ही हटा दिया, है ना। अब हमने देखा भाई इसके बाद बिंग भी आना चाहिए, तो बिंग कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्या, बिंग नहीं आ रहा है। मतलब कि आंसर ऐसे ही हमारा ऑप्शन नंबर 1 निकल के आ जाएगा, ज्यादा हमें, है ना, स्ट्रेस देने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन, शी गाइड्स मी। अब यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो इसको हमें चेंज करना है ना। रूल क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट में अगर वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, तो इसको हम करते हैं
इज एम आर प्लस V3 में, ये इसका रूल होता है। बस कुछ रूल्स है ना, वो सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं और आराम से हमारा एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बन जाता है। तो यहाँ देखो ये जो गाइड्स है ये V5 है ना, शी है तो V5, ही है तो V5 है ना, किसी किसी को नहीं समझ में आता है तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम ये यूज करते हैं। या अकेला कोई पर्सन है, जैसे अकेले राम है या फिर अकेली रीना है, तो हम ये यूज करेंगे। ये वाला किसके साथ यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा इंसान है, दे है, वी है, या फिर मैंने कहा राम एंड रीना है ना, राम एंड रीना दो लोग हो गए तब भी ये वाला आएगा, और अकेले है तो ये वाला आता है इनके साथ, है ना। तो यहाँ शी गाइड्स मी, तो भाई इज एम आर के साथ V3 आना चाहिए, तो कहाँ है देखो भाई, इज एम आया, चलो ठीक है। हैव आ गया भाई, इज एम आर में से आना चाहिए, हैव की कोई वो नहीं है, ये भी नहीं है, तो भाई आंखें बंद करके आंसर ऐसे ही आ रहा है, आई एम गाइडेड बाय हर, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाय द टाइम शी वॉज 15 शी डैश अ ब्यूटिफुल सिंगर। है ना, मतलब भाई जब वो 15 साल की हुई तो वो ब्यूटीफुल सिंगर बन चुकी थी, है ना, सिंगर बनने का काम हो चुका था। ठीक है, तो भाई जब तक वो 15 की हुई, 15 की हुई वो अच्छी ब्यूटीफुल सिंगर बन चुकी थी। तो भाई बनेगी नहीं, बन चुकी थी, बिकम नहीं होगा, हैड बिकम होगा, बिल्कुल सही। हैज बिकमिंग विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ब फिल करना है। सो वन ऑफ द एक्टर्स आई वॉन्ट टू मीट डैश अमिताभ बच्चन। चलिए इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है। वन ऑफ द एक्टर्स आई वॉन्ट टू मीट डैश अमिताभ बच्चन। भाई वन ऑफ द एक्टर्स है ना, बहुत सारे एक्टर्स है, आपको तो पता है कितने सारे एक्टर्स हैं, है ना, बहुत सारे हीरो हैं। उनमें से जो एक है जिन्हें मुझे मिलना है, वो कौन है भाई, वो अमिताभ बच्चन है। तो बहुत सारे में से कोई एक है ना, और एक का नाम भी दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हमारी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, है ना। एक्टर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से मुझे किसी एक को मिलना है और वो एक अमिताभ बच्चन जी है, तो इनके अनुसार हमारी वर्ब भाई एक सिंगुलर आएगी, तो इज आएगा, बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका ही सेड दैट ही, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन किया था, वहां पे क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब मिसिंग था, है ना, यहाँ पर टेंस मिसिंग है। तो हमें इसका बताना है भाई क्या होगा कन्वर्जन जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे। तो कई बार मैंने बताया है ना कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, देखो वॉइस में नहीं होता टेंस, वॉइस में जो टेंस एक्टिव में वही पैसिव में होता है, जो पैसिव में वही एक्टिव में, वहां टेंस काल को नहीं बदलते, लेकिन नरेशन में इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं। ठीक है, कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो ये पास्ट में, हर चीज को उसके पास्ट में, हर टेंस को उसके पास्ट में। तो जैसे यहाँ पर ये हैव प्लस V3 है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। मतलब कि किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड प्लस V3 में, है ना। कहाँ पर है हैड प्लस V3, यहाँ है, यहाँ है नहीं है, हैड यहाँ है नहीं है, मतलब आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं, ये फॉर्मूलेज बस याद रखने होते हैं, है ना, ध्यान में रखना होता है। चलो एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। टू ग्रीस दी पाम, और बहुत सिंपल सा मुहावरा है ये, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। टू ग्रीस दी पाम, टू गिव सपोर्ट, टू ब्राइब समवन, टू चीट समवन, या फिर टू गिव अ मैसेज।
मैसेज नहीं, मसाज। टू ग्रीस दी पाम, भाई किसी के पाम को ग्रीस करना मतलब कि क्या करना, किसी को घूस देना। घूस मतलब रिश्वत कहते हैं ना, कोई काम करवाने के लिए जो हम पैसा देते हैं, पैसा देके काम करवाना, ठीक है, तो किसी को रिश्वत देना, ये होता है टू ग्रीस दी पाम। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो। यस, सो गाइस, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ये इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स, क्लास का जो पीडीएफ होता है वो, या कोई मेरे सेशन स्पेशल कभी होते हैं संडे को, तो वो सारी लिंक्स आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। तो इस क्यूआर कोड को ज्वाइन करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश बाय नीलम मैम। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।